नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में क्या पढ़ना है? आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक क्लास 10th को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज हम इसको 1 टाइम्स रिवीजन के तौर पे रखे हैं और इस रिवीजन का मेरा मेनली जो उद्देश्य है सर, वो है क्या कि हमारा जो आने वाला एमसीक्यूज एग्जाम है ना, ये एमसीक्यूज एग्जाम जो है वो 100% हमारा कवर हो जाए, है ना। ये 100% कवर हो जाएगा। मेरा उद्देश्य है कि अगर आप इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहे और हमारे इस वीडियो को देख करके अगर आप मेहनत करते रहे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग जो काम करते हैं सर, तो 2 तरीके का काम हम लोग करते हैं। हम लोग देखो क्रिकेट खेलते हैं, है ना, क्रिकेट खेलते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, कुछ ना कुछ प्ले कर लेते हैं, है ना, बुक्स पढ़ते हैं, है ना, बुक्स पढ़ लेते हैं, कुछ नोट्स बनाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत सारे काम में हम लोग प्रत्येक दिन डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारे काम में इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है सर, इसको हम लोग 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जब आप कोई काम कर रहे हैं और आप देखिए पैसा बना रहे हैं इसके लिए, है ना। अगर आप काम करते हुए आपको पैसा बन रहा हो, यानी कि आपका मेन मोटो जो है काम करने का वो क्या है, टू अर्न मनी, है ना, टू अर्न मनी। अगर आप पैसा कमाने के लिए कोई काम को कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसे काम को करते हैं जो हमारा हॉबी हो, हमारा हॉबी हो, या इंटरटेन के लिए करते हैं, है ना, इंटरटेन के लिए करते हैं। या हम लोग इस काम को इसलिए करते हैं सर क्योंकि इस तरीके के काम को हम बहुत लव करते हैं या बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे काम को जब आप करते हैं तो इसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे रखते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हम जितने भी प्रकार के काम करते हैं सर, या जितने तरीके का हम वर्क परफॉर्म करते हैं, वो सभी को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसे एक्टिविटी को कहेंगे जहां पे मेरा जो मेन मोटो ऑफ द वर्क है वो क्या है, टू अर्न मनी, है ना, या फिर लाइवहुड, है ना, लाइवहुड कमाना, यानी कि जिंदा रहने के लिए जो चीजें कमानी पड़े, ऐसे काम को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो अब देखिए प्रत्येक काम, है ना, कोई काम किसी के लिए अलग अलग कैटेगरी का हो सकता है। जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं, है ना, तो क्रिकेट हम लोग जो खेलते हैं, नॉर्मल जो लोग हैं, है ना, नॉर्मल पीपल, तो वो उनकी हॉबी हो सकती है ना, उनकी क्या हो सकती है, हॉबी हो सकती है। लेकिन जब यही क्रिकेट कोई क्रिकेटर खेलता है तो इसके लिए वो क्या होगा, काम होगा, और वहां पे ये हो जाएगा उसका क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग जो क्रिकेट खेले, वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक उसी तरीके से अगर हम सॉन्ग की बात करते हैं, तो हम लोग जो बाथरूम में जब घुसते हैं, जब ठंडा ठंडा पानी माथे पे गिरता है और गाना निकलता है ना अंदर से, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तो हम उस काम को करते हैं। क्यों? क्योंकि सर हमको उसमें प्लेजर मिल रहा है ना, हमको क्या हो रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन जब कोई सिंगर इसको गाता है ना, जब सिंगर कोई गाता है तो उसको क्या होता है, उसके लिए पेमेंट होते हैं, है ना, और उसके पेमेंट के कारण गाना गाना उस आदमी के लिए इकोनॉमिक हो गया, जबकि हमारे लिए क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस चैप्टर में हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को बेसिकली रखेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कॉमनली हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्सरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी को हम लोग वैसे एक्टिविटी को कहते हैं जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो, है ना, इन्फ्लुएंस हो किससे जी, तो नेचर के द्वारा सर, यानी कि वैसा जॉब जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो नेचर से, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे प्राइमरी एक्टिविटी का अगर एग्जांपल हमें देना हो तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी के एग्जांपल के लिए हमें पढ़ना होगा क्या, एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर जो वर्क है वो प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। उसी तरीके से माइनिंग, माइनिंग जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। तीसरा अगर हम बात करें तो फिशिंग, है ना, फिशिंग, ये सभी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है। दूसरा आता है सेकेंडरी एक्टिविटी, बहुत सारे चीज जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, है ना,
जो कंज्यूम करते हैं वो डायरेक्टली प्राइमरी एक्टिविटी से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, उसको कुछ ना कुछ मॉडर्नाइज किया जाता है या अपने जैसे प्रिपेयर के लिए उसको कुछ ना कुछ प्रोसेस्ड किया जाता है। तो जहाँ पे वो चीज़ें प्रोसेस्ड हो रही हो, है ना, जहाँ पे वो प्रोसेस्ड हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी। और यही कारण है कि सेकेंडरी एक्टिविटी को हम लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। अब आता है टर्सरी एक्टिविटी। टर्सरी एक्टिविटी में दो चीजें होती है, यहाँ पे सिर्फ कंजप्शन की बातें होती है। तो यहाँ पे दो होगा, एक तो होगा सर्विस और दूसरा होगा गुड्स, है ना। पहला सर्विस हो सकता है, दूसरा गुड्स हो सकता है। तो इसको हम लोग टर्सरी सेक्टर में रखते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस तीनों सेक्टर को आपस में कंपेयर करके देखें सर, है ना, अगर हम इसको कंपेयर करके देखें कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर एक दूसरे से कैसे कंपेयर है, तो ये बात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में देखिए हमने क्या किया, वीट को उगाया, है ना, वीट को क्या किया, ग्रो किया, और इसको प्रोसेस कर करके हम बिस्किट बनाए, है ना, बिस्किट बनाए। और इस बिस्कुट को बनाने में, पैकिंग करने में और सप्लाई पोजीशन तक पहुंचाने में जो भी चीजें लगी वो सभी टर्सरी सेक्टर में आएगा। यानी कि जिस बिस्किट का अभी आप यूज कर रहे हैं वो प्राइमरी सेक्टर से इन्फ्लुएंस है, जहां से उसका रॉ मटेरियल आया है। दूसरा सेकेंडरी एक्टिविटी, उस कंपनी की बात करें या उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें जहां पे इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। और तीसरा, वैसे लोग जो आपको ये बिस्किट प्रोवाइड किए हैं वो आपको सर्विस दे रहे हैं, है ना। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं ये जो स्टील है ना, ये स्टील का जो सीट है सर, ये स्टील का सीट कहाँ से बना जी, तो सर ये ओर से बना है, और ओर से इसको हम लोग प्रोसेस करके स्टील सीट बनाए। फिर इसी स्टील सीट्स को प्रोसेस करके हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार करते हैं। और इस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार का यूटिलाइजेशन पीपल लोग करते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कंपेयर ऑफ जो थ्री सेक्टर को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारी जीवन सर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हिस्टोरिकल चेंजेज इन सेक्टर्स। हमारा ये तीसरा टॉपिक है, इसको हम लोग क्या देखेंगे। यहाँ पे देखिए दो ग्राफ दिया गया है। नीचे वाले ग्राफ में हम लोग एयर को लिए हैं, है ना, और इधर हम लोग लिए हैं जीडीपी के परसेंटेज को। ठीक, जीडीपी का मतलब होता है, यहां पे देख लीजिए, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। कैसे निकालेंगे, कैसे होता है, निकलता है हमारा जीडीपी जी, तो जीडीपी निकलता है सर टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी प्लस टर्सरी, है ना, इन एनी पार्टिकुलर ईयर, इन एनी पार्टिकुलर ईयर। है ना, किसी भी एक साल के पार्टिकुलर ईयर की अगर हम बात करें तो टोटल प्रोडक्शन जो होगा प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्सरी सेक्टर का, इसी को हम लोग कहते हैं जीडीपी। ठीक, जिस देश की जीडीपी जितनी बड़ी है ना, वो देश उतना ज्यादा डेवलप कहलाता है, समझ गए। और जो देश की जीडीपी छोटी वो उतना क्या कहलाता है, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कहलाता है। या तो उसको हम लोग डेवलपिंग कहेंगे या अंडर डेवलप्ड कहेंगे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं जीडीपी की। अगर हम लोग देखें सर कि 2000 ईस्वी में अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो आपका ब्लू कलर है ये आपका प्राइमरी सेक्टर को दिखा रहा है, येलो जो है वो आपको सेकेंडरी सेक्टर को दिखा रहा है, और जो ब्लू कलर है वो आपको टर्सरी सेक्टर को दिखा रहा है। तो ग्रीन प्राइमरी सेक्टर है सर, ब्लू जो है वो टर्सरी सेक्टर है, और येलो जो है वो सेकेंडरी सेक्टर को दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं सर कि अप्रॉक्स 21 से 22%, है ना, 21 से 22% जो है वो 2000 ईस्वी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। उसी तरीके से 20 से अगर हम लोग 42-43 जाए तो क्या पता चलेगा सर, यही फिर आता है कि 21 से 22% जो है सर वो सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन है।
जबकि आप देख रहे हैं कि 40 से करीब करीब यानी कि लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 59 to 62% जो जीडीपी है सर वो हमारा टर्सरी सेक्टर से आ रहा है। लेकिन अगर हम साल 2013 की बात करते हैं यानी 2013 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या हमें देखने को मिलता है? इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो हमारा घटता है सर, ये लगभग 12% पे चला जाता है ना, ये लगभग 12% पे जा रहा है। और ये जो है आपका देखिए 12 से शुरू होता है और 32 तक जाता है, यानी अप्रॉक्स 20% के आसपास सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन है, जबकि टर्सरी सेक्टर में हम बूम देख रहे हैं। करीब करीब ये चीजें 70% से लेकर के 72% तक हो जाती है। तो अब अगले इसके बाद हम लोग यही कोशिश करेंगे समझने का कि ये जो टर्सरी सेक्टर का बूम आउट है ना, ये जो टर्सरी सेक्टर का ग्रोथ है ये क्यों होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो फिर हमें ये चीज देखने को मिलेगा कि टर्सरी सेक्टर जो हमारा टर्सरी सेक्टर जो है उसका प्रोडक्शन क्यों बढ़ा सर। तो इसके लिए बात करते हैं कि सर बहुत सारे चीज बढ़ गए, जैसे कॉल सेंटर है ना, कॉल सेंटर बढ़ गया। दूसरा क्या है कि जैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे आई तो क्या हो गया कि टर्सरी सेक्टर का डिमांड बढ़ा सर, है ना। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, है ना, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा कि लेबर का डिमांड बढ़ेगा, है ना, वहां पे होने से क्या होगा लेबर का डिमांड बढ़ेगा। और ये सभी चीज ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो टर्सरी सेक्टर को बहुत ज्यादा ग्रो करने में मदद करते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको और समझने का कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो क्या पता चलता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट सेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे भारत में क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात करते हैं तो 43.80% लोग वहां पे जॉब कर रहे हैं। और उसके बाद फाइनेंस, रियल एस्टेट और बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पे 11.90% है, यानी अप्रॉक्स इसको आप 12% कह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पे 11% लोग लगभग जो है वो इंगेज्ड हैं। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो 7.5% लोग हैं। उसी तरीके से अगर ट्रेड, रेस्टोरेंट, होटल्स की बात करें तो वहाँ पे 9.5% लोग हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 6.70% है। और एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी की बात करते हैं तो 1.40% जो है एग्रीकल्चर में। बाकी जो बचता है वो 6.40% जो लोग हैं वो किस में इंगेज्ड हैं, अदर वर्क में, है ना। तो अब बात करते हैं कि शेयर ऑफ, है ना, शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट। देखिए अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो आपको क्या पता चल रहा है सर, 75% लोग, है ना, 75% लोग 1973 में प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करते थे। अप्रॉक्स आप देख सकते हैं कि 10% लोग जो है सर वो सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंड कर रहे थे और लगभग 25% लोग जो थे 15% लोग ऐसे हैं जो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, टर्सरी सेक्टर पर। लेकिन जैसे आप 2000 ईस्वी में आते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि 61% लोग प्राइमरी सेक्टर पर हैं, करीब करीब 10% लोग जो है ना, 10 से 12% लोग वो सेकेंडरी सेक्टर में है, जबकि टर्सरी सेक्टर ग्रो करता है सर, ये लगभग 25% हो जाता है ना। तो ये सब चीजें क्यों हुई, क्योंकि हमारे किसी भी देश में जब भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सर्विस डिमांड बढ़ेगा, हॉस्पिटलिटी अच्छी होगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनेंगे तो वहां पे टर्सरी सेक्टर का डिमांड बढ़ेगा। आगे बात करते हैं क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। हम लोग रूरल एरियाज की अगर हम बात करें, है ना, रूरल की बात करें या अर्बन की बात करें, ये दोनों एरिया में हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा इस पर बात करेंगे। इसमें क्या है कि सबसे पहली बात, बहुत सारा स्टेप जो है गवर्नमेंट को लेना होगा टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। दीज आर क्या, बैंक से लोन दिया जा सकता है सर, एग्रीकल्चर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है सर, डैम बनाया जा सकता है, रोड बनाया जा सकता है, कैनल्स बनाए जा सकते हैं। अगर हम अर्बन एरिया में बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाया जा सकता है, जैसे मिल्स, है ना, इसमें राइस मिल होता है ना, पल्सेस होते हैं,
जिसको हम लोग दाल कहते हैं, उसके बाद फ्लोर मिल होता है ना। तो ये सभी हनी कलेक्टिंग सेंटर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कोल्ड स्टोरेज, अगर ये सब लगाया जाए तो अर्बन एरियाज में भी जो प्रोडक्शन है यानी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज करेगा। इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम होना चाहिए, है ना, जो नए नए तरीके से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा, जिसका एक एग्जाम्पल है नरेगा, है ना। नरेगा जो है वो 2005 ईस्वी में लागू हुआ और 2007 ईस्वी में सर इसका नाम बदल करके कर दिया गया मनरेगा, है ना। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग नरेगा की बात करते हैं, है ना, अगर नरेगा की बात करते हैं, ठीक, अगर नरेगा की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि रूरल एरियाज में, है ना, 100 डेज का वर्क सरकार प्रोवाइड करती है। किसको? जिसके पास जॉब कार्ड है सर, है ना, जॉब कार्ड है। और अगर 100 डेज का प्रोवाइड वर्क नहीं कर पाती है गवर्नमेंट, तो ऐसे कंडीशन में क्या करती है वो, उसको अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है ना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर? देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जब कोई लोग काम करते हैं तो क्या क्या मिलता है? सबसे पहले फिक्स आवर ऑफ वर्किंग होता है, फिक्स आवर ऑफ वर्क, ठीक। दूसरा क्या होगा? फिक्स पेमेंट होते हैं सर, है ना, फिक्स पेमेंट होता है। तीसरा क्या देखेंगे सर? फिक्स पेमेंट के बाद यहां पे अगर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है कोई आदमी तो उसके लिए ओवर टाइम पेमेंट होता है ना, ओवर टाइम पे होता है। उसके बाद चौथा अगर हम देखें तो ग्रेच्युटी की बात होगी, है ना, जिसको कहते हैं पीएफ, प्रोविडेंटल फंड, है ना। जब भी कोई आदमी कहीं पे जॉब करता है तो वो अपना क्या करता है, अपने पेमेंट का कुछ हिस्सा जमा करता है, और इसको जब वो रिटायर कर जाएगा, रिटायर करेगा तब मिलेगा। या फिर मेडिकल फैसिलिटी होती है ना, एजुकेशन फैसिलिटी होती है। तो ये सब चीज़ें जहां मिल रही हो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज की। अनऑर्गेनाइज में ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो कॉमनली लोग आपको मिलेंगे वो डेली बेजेस वर्कर मिलेंगे, है ना, डेली बेजेस वर्कर। उसके बाद जो वेजिटेबल्स वेंडर्स होते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, तो ये सब आपको मिलेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब बात करते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर काम कर रहे हैं उसका किस तरीके से हम लोग उसके वर्कर के जो राइट्स हैं उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि बहुत सारे वेनरेबल पीपल है ना, हु नीड टू प्रोटेक्शन इन देयर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वेनरेबली पीपल वैसे लोगों को कहा जाता है कॉमनली जो सोशली और इकोनॉमिकली, जो सोशली और इकोनॉमिकली क्या होते हैं, वीक होते हैं। अगर रूरल एरियाज की बात करें तो ऐसे स्थिति में क्या है, एडुकेट फैसिलिटी फॉर टाइमिंग डिलीवरी ऑफ सीड, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज, अगर ये सभी चीजें मिल जाती है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों का प्रोटेक्शन हो सकता है। अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लगाया जा सकता है ना। गवर्नमेंट जो है रूल रेगुलेशन लागू कर सकती है, रॉ मटेरियल को अच्छे से प्रोवाइड कर सकती है, मार्केटिंग पर पूरी तरीके से अपना नियंत्रण रख सकती है। तो ये सब चीजें अगर की जाए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों का प्रोटेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की। देखिए, पब्लिक सेक्टर वैसे प्रत्येक सेक्टर को कहा जाता है जहां पे ऑनरशिप या तो गवर्नमेंट की होगी या फिर गवर्नमेंटल एजेंसी की होगी, है ना, या तो गवर्नमेंट की होगी या गवर्नमेंट की एजेंसी की होगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है सर, इसको इसलिए रन किया जाता है कि जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी में क्या हो, अच्छा मैसेज है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, है ना, एम्प्लॉयमेंट मिले। उसके बाद क्या है कि अगर तीसरी बात करते हैं, है ना, अगर थर्ड बात करें तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाना चाहती। मतलब इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन इसलिए लगाए जाते हैं कि हमारे सोसाइटी में इक्वलिटी आए,
है ना, वो इक्वलिटी है, इसलिए ऐसा किया जाता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर की बात क्या करते हैं सर, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट जो ऑनरशिप, इसकी अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर ऑनरशिप की बात करते हैं तो क्या पता चलता है कि इंडिविजुअल्स होंगे, है ना, कोई इंडिविजुअल्स होगा या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और इसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं, है ना, कंपनी कहते हैं। सब उसका उल्टा होगा, पब्लिक सेक्टर का सब कुछ उल्टा है। यहाँ प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, यहाँ पे प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है ना। तो इस तरीके से हम लोग पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को इस तरीके से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं सर। जैसे देखिए, ये है इंडियन रेलवे, है ना, इंडियन रेलवे। जब इंडियन रेलवेज की अगर हम बात करें तो वो पब्लिक सेक्टर में आता है। इंडियन पोस्टल सर्विस पब्लिक सेक्टर में आता है ना। उसी तरीके से ये सभी चीजें पब्लिक सेक्टर में, जबकि इसको, विप्रो, रिलायंस, ये सभी क्या है, प्राइवेट सेक्टर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करें, है ना, लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। और लाइक और सब्सक्राइब से हमें एफर्ट मिलता है कि हम आपके लिए इसी तरीके के और वीडियो लाते जाएं। अगर आप किसी स्पेसिफिक वीडियो की बात करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में, है ना, उसके बारे में लिखें। हम आपको साइंस एंड सोशल साइंस के प्रत्येक चैप्टर का वीडियो रिवीजन के तौर पे प्रोवाइड करते रहेंगे। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।